पाकिस्तान और दुनिया भर में सच न्यूज़ के लाखों नाजरीन को सलाम। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, पित्ते की बीमारियां ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत आम हैं और इसमें जो सबसे सरफ़हरिस्त हम जिस बीमारी को कह सकते हैं वो पित्ते की पथरी होती है। पूरी दुनिया में नाज़रीन इसका वाहिद आज़मुदा तरीन जो इलाज है वो सर्जरी या ऑपरेशन होता है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है कि अखबारात में और यहाँ तक कि रिक्शों के पीछे भी कुछ ऐसे इश्तिहार हकीमों ने और मुख्तलिफ़ दवाखानों के लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है, काफ़ी बड़ा लिखा होता है कि पित्ते की पथरी का बग़ैर ऑपरेशन इलाज। ज़ाहिर बात है हमारे ज़्यादातर अवाम जो हैं वो नाख्वांदा है और जब एक सर्जन से उन्होंने रब्ता किया पित्ते की पथरी का और उन्होंने ऑपरेशन बताया और जब वो इश्तिहार देखते हैं तो उनके जहन के ऊपर ये असर आता है कि ऑपरेशन से बचने के लिए ये शायद ये बेहतर तरीका है। उसका नाज़रीन नुकसान ये होता है कि ना सिर्फ ये कि इलाज में ताख़ीर हो जाती है बल्कि एट टाइम्स बहुत ज़्यादा जानलेवा पेचीदगियाँ भी इसमें मरीज़ को लाहक हो सकती हैं। तो इसी मौजू की नज़ाकत और हसासियत देखते हुए आज हमने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है वो इसी मौजू पर है कि पित्ते की पथरी और इसका इलाज। और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान कुरैशी साहब, FCPS सर्जरी में हैं, जनरल सर्जन हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, पिछले 19 साल से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं होली फैमिली हॉस्पिटल लाहौर में और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं सर्जरी के रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो सर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सबसे पहले कि हमारे अवाम को बुनियादी सी चीज़ बताइएगा कि पित्ता होता कहाँ पर है। जिगर का, मैदे का सब लोगों को पता है, पित्ते का आमतौर पर नहीं पता होता और उसके नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आमिर। सबसे पहले तो सच TV इंसामिया का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस अहम मौजू पे बात करने के लिए, और दूसरा इंतज़ामिया और ये चैनल को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो मेन इश्यूज़ हैं आवाम के उनमें से एक हेल्थ एजुकेशन है और लोगों को इल्म फराहम करना कि उनकी जो कॉमन डिजीज़ हैं उनकी वजूहात क्या हैं, उससे बचा कैसे जा सकता है। तो इस पे अवेयरनेस क्रिएट करना भी एक जहाद है। तो इस दौर में जब हर तरफ एक पॉलिटिकल और वो डिस्कशंस ज़्यादातर चैनल्स पे चल रहे हैं, क्योस है और वो डिस्कशंस पे ज़ोर है, वहाँ पे ये इस तरह के प्रोग्राम्स की ज़रूरत जो है वो कभी भी कम नहीं हो सकती। अब आपके पहले सवाल की तरफ देखें, गॉल ब्लैडर और इससे रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं, अभी मैं जस्ट ऑपरेशन थिएटर से आ रहा हूं अपने हॉस्पिटल से और उसमें एक थोड़ी सी करेक्शन की होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में है। तो रावलपिंडी होली फैमिली हॉस्पिटल से भी मैं ऑपरेट करके आ रहा हूं। तो हमारे आज लिस्ट के ऊपर मोर देन 6 पेशेंट्स थे जो सिर्फ एक दिन जो टोटल ऑपरेशन थे उसमें से 6 जो थे पित्ते की पथरी वाले थे। तो वो पित्ते की पथरी के साथ थे और इतनी कॉमन है ये डिजीज़, हर लिस्ट पे पेशेंट्स होते हैं। बीमारी और उसकी वजूहात और अलामात से पहले ये ज़रूरी है आवाम को बताना कि पित्ता जो है वो क्या है, जिसको हम इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये बुनियादी तौर पे एक ऑर्गन है जो कि हमारे पेट में दाईं तरफ जिगर के नीचे मौजूद होता है और इसका बुनियादी फंक्शन ये है कि जो जिगर एक सिक्रीशन बनाता है जिसको बाइल कहते हैं। बाइल जो है वो छोटी आंत में जाने से पहले एक डक्ट के ज़रिए इस पित्ते के साथ कनेक्टेड होता है। वो बाइल जो है वो इसमें आता है, इसमें उसको स्टोर किया जाता है और जब हम कोई फैटी डाइट खाते हैं ख़ास तौर पे जिसमें फ़ैट का अंसर ज़्यादा होता है तो ये कंट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है और ये वो स्टोर हुआ हुआ बाइल जो है वो छोटी आंत में चला जाता है, भेजता है और ये बाइल जो है ये फ़ैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये इसका एक बुनियादी फंक्शन होता है। अब यहाँ पे जिस जगह पे दाईं तरफ ये पड़ा हुआ है वहाँ पे जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन भी यही होती है कि पेशेंट को पेट के ऊपर के हिस्से में और थोड़ा सा दाईं तरफ पेन होता है। जब भी इसका कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो इनिशियल सिम्टम्स में यही पेन हो का एक बहुत बेसिक सिम्टम है। फंक्शंस में आगे अगर हम बात करें तो सिर्फ स्टोरेज और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत से आने वाले सिग्नल्स के
जवाब में इसका सिक्रीशन का या बाइल का इंटेस्टाइन में भेजने के अलावा इसका और कोई फंक्शन नहीं है। यानी कि एक स्टोरेज रिजर्वायर के तौर पे काम कर रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, कौन कौन सी आम अलामात हैं जो पब्लिक को जानना ज़रूरी है कि जिसमें उनके कान खड़े होने चाहिए कि जिन्हें आपको पित्ते का मसला चल रहा है? जिसमें अभी एक अलामत का जिक्र तो कर दिया कि पेट में दाएं तरफ ऊपर दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो दर्द तो कई दफ़ा इंडाइजेशन में भी हो रहा होता है, बदहज़मी में भी हो रहा होता है। तो पित्ते के हवाले से कौन सी ऐसी स्पेसिफिक अलामात हैं जो किसी मरीज़ में अगर नज़र आए तो उसको थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? हाँ, देखें, अलामात से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। जी। जनरल पब्लिक को यही एक बात पता है कि जी पित्ते में पथरी होती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा पित्ते में बगैर पथरी के भी इन्फेक्शन हो सकता है, पथरी की मौजूदगी में भी उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, और इसमें बहुत कॉमन तो नहीं है, रेयर डिजीज़, लेकिन कैंसर भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जो कि पित्ते से एसोसिएटेड हैं। अब अगर सिम्टम्स की बात करें तो एक तो सिम्टम है बुनियादी तौर पे जो गॉल ब्लैडर में मौजूद पथरी की वजह से होते हैं। एक वो सिम्टम्स होते हैं जो कि पथरी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे एसोसिएटेड होते हैं। तो हम दोनों को अलग-अलग बात करेंगे। पहले बुनियादी तौर पे जहाँ गॉल ब्लैडर के अंदर या पित्ते में अगर पथरी मौजूद हो तो इनिशियल सिम्टम्स में पेन भी हो सकता है, या हो सकता है उस पेशेंट को पेन ना हो और सिर्फ उसका हाजमा ख़राब रहे, खाने चिकनाई वाली चीज़ें ना हजम ना हो, चिकनाई वाली चीज़ें वो खाए, उसके बाद उसको भारीपन महसूस हो, गैस ट्रबल कॉमन है हमारे यहाँ, वो भी इससे एसोसिएटेड हो सकती है, और दर्द का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये है बुनियादी जो उस कॉम्प्लिकेशन होती हैं। और अगर उसमें इन्फेक्शन का आंसर आ जाए तो फिर बुखार भी होगा, उसका जो है खून के अंदर इन्फेक्शन की अलामात भी आएंगी, वाइट सेल इंक्रीज़ होंगे और दर्द जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी उसके साथ ही पथरी की इनिशियल जो अलामात हैं उसके साथ एसोसिएटेड हैं। लेकिन यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं उनमें कई साल तक पथरी पड़ी रहती है और वो सिम्टम नहीं, अलामत कोई नहीं होती, अलामत कोई नहीं होती। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर जिसको कोई अलामत नहीं है उसमें पथरी नहीं होगी। अब इसका ये मकसद भी नहीं है कि हर बंदा अपना चेक कराना शुरू कर दे। बहरहाल अगर पहली कुछ अलामात आएँ, ज़रूरत है इसमें भी, इनिशियल अलामात आएँ तो उसको फौरी तौर पे सीरियस लेना चाहिए और उसको मज़ीद तशख़ीस उसकी करके ये रूल आउट करना चाहिए कि इसमें कहीं पथरी मौजूद तो नहीं है। तो ये वो सिम्टम्स थे जो कि पथरी की वजह से होते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की या इससे क्या और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उससे क्या अलामात आती हैं, तो वो देखें, अगर गॉल ब्लैडर में एक पथरी अंदर गॉल ब्लैडर में पड़ी हुई है तो सिर्फ वहाँ पे इन्फेक्शन और वो प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन अगर वो छोटी पथरी को स्लिप करके गॉल ब्लैडर से आगे की नाली में या वो हाँ या जिगर से आने वाली नाली में जिसके साथ गॉल ब्लैडर अटैच होता है उसमें आ जाएगा, तो जिगर से आने वाला तमाम बाइल वहाँ ब्लॉक हो जाएगा। जब वो ब्लॉक होगा तो फिर पेशेंट को पहला सिम्टम आएगा जॉन्डिस, यानी कि अब लिवर इफेक्ट होना शुरू हाँ, लिवर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जॉन्डिस होगा। ये जो जॉन्डिस की किस्म है ये उस जॉन्डिस से मुख्तलिफ है जो हम हेपेटाइटिस से रिलेटेड देखते हैं। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस कहते हैं, जो रुकावट की वजह से है। जिगर काम ठीक कर रहा था लेकिन उसका जहाँ से फ्लो बाहर आ रहा है वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो जाए तो इसको ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस कहते हैं। इसमें बुनियादी सिम्टम जो आएगा वो यही है कि पेशेंट को जॉन्डिस के साथ जिस्म पे ख़ारिश भी हो सकती है, उसके स्टूल का कलर जो है वो क्ले कलर स्टूल उसको टिपिकली कहते हैं, वो होगा, पेशाब उसमें पीलापन आएगा। तो ये तो एक तो जॉन्डिस एक सिम्टम हो गया। और अगर खुदा ना खास्ता पथरी नीचे आके कहीं स्ट्रक कर जाए और पेनक्रियास से आने वाली, जिसको लबलबा हम आम ज़बान में कहते हैं, तो वहाँ से आने वाली सिक्रीशंस अगर इसके साथ मिले और वो फिर ब्लॉकेज की वजह से रिवर्स हो तो उससे पैनक्रेटाइटिस जैसी ख़तरनाक बीमारी भी हो सकती है। और पैनक्रेटाइटिस के बारे में बताता चलूँ कि ये इसकी डिफरेंट सेवेरिटी लेवल हैं, लेकिन ये एक जानलेवा बीमारी है, बिल्कुल फौरन ऑपरेट शायद करना होता है सर। और इसके अलावा अगर सिर्फ पित्ते की बात भी करें तो उसमें डेफिनेटली अगर पेन और इन्फेक्शन है तो उसमें बाज़ दफ़ा गैंग्रीन भी हो जाती है गॉल ब्लैडर की, और उसमें जो है वो फट भी सकता है, उसमें वो परफोरेट कर जाए और सारे पेट में उसका वो मवाद फैल जाए, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है नाज़रीन डॉक्टर उस्मान कुरैशी साहब के साथ। इस वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर उस्मान कुरैशी से अब हम अगला सवाल ये करते हैं कि सर, मर्द और ख़वातीन दोनों में पित्ते की पथरी पाई जाती है, ये बनती कैसे है और इसमें कौन कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से ये बनती है? अच्छा देखें, पथरी बनने का अमल से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये कितनी किस्म की होती है। मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो ये कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड स्टोन्स होते हैं जिनका कलर सफ़ेद या हल्का पीला होता है। फिर एक स्टोन्स होते हैं जिनको हम पिगमेंट स्टोन्स कहते हैं, वो डार्क कलर के होते हैं। बुनियादी तौर पे हमारा बाइल जो है ना, उसके अंदर वो 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसमें बिलिरुबिन होता है, एक कोलेस्ट्रॉल होता है और एक उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये मिल के बाइल बनाती हैं और इसके अलावा इसमें पानी और सॉल्ट्स वगैरह कुछ और होते हैं। तो इनका इम्बैलेंस जो है वो बुनियादी तौर पे वजह होती है पित्ते की पथरी के बनने की। अगर हम वजूहात में मज़ीद डिटेल में जाएं तो जो सबसे बड़ा कॉज है वो हमारी फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल है। इसके बढ़ने की वजह भी यही है कि जूँ वक्त गुजरने के साथ हमारे डाइटरी हैबिट्स के अंदर जो है प्रोसेस्ड फूड और फ़ैट का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है और वेस्टर्न डाइट जो है वो यहाँ पे भी अब कॉमन होती जा रही है और लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा आराम तलब हो गया। ठीक है, पूरा दिन गुजर जाएगा, हम 3 टाइम खाना भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, शाम को स्नैक्स भी लेंगे, कैलोरीज कंज्यूम नहीं करते और हम मुश्किल से हाफ़ किलोमीटर भी अगर घर के अंदर चल लें तो हम कहते हैं जी हमने बहुत वॉक की है। सर अब तो वो दौर आ गया है कि लोग किसी को पिक करना हो तो वो बाहर पहुंच के बजाय से उतर के बैल दें, वो फ़ोन के ऊपर ही कहते हैं भाई मैं बाहर आया हूँ। तो ये जी जो हैबिट्स हैं ना, ये सारी की सारी आपके जब खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बाइल के अंदर भी उसकी मिकदार में इजाफा होगा। उसके साथ साथ जो बाइल सॉल्ट्स हैं उसमें भी बाज़ दफ़ा इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उसकी मिकदार भी अगर कोई कम हो रही हो, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स प्रिवेंट करते हैं स्टोन बनने से। तो ये 2 चीज़ें एक दूसरे के साथ बैलेंस में चल रही होती हैं जी। तो जब या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या सॉल्ट्स कम हो जाए तो वो फिर स्टोन फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। फिर इसमें जो अदर कॉजेज़ हैं उसमें डेफिनेटली हम देखते हैं फ़ीमेल में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। ख़वातीन में ज़्यादा होता है? ख़वातीन में ज़्यादा होता है। हमारी पुरानी टेक्स्ट बुक्स में वो लिखा होता था जी, इसके साथ आप 5F याद रखें, फ़ीमेल, 40, फर्टाइल एंड फेयर और फैटी। वो फार्मूला आज 40 साल की है, हाँ, फर्टाइल है, मींस कि उसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत है, बिल्कुल, तो वो और उनके हैं बच्चे, वज़न भी उसका ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रिस्क के ऊपर है। बिल्कुल, तो उनमें रिस्क ज़्यादा है। और आज भी ये चीज़ ठीक है, लेकिन अब ड्यू टू चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा एज लिमिट्स जो है ना वो भी चेंज हो रही हैं। आपको 30s में भी आपको गॉलब्लैडर स्टोन बहुत कॉमनली नज़र आएंगे और एक्सट्रीम एजेस पे भी आपको नज़र आएंगे। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ नोट कर बताता जाऊँ आपको कि देखें गॉलब्लैडर का काम क्या है, कंट्रैक्ट करना, जब फूड आएगी जो स्टोर बाइल है कंट्रैक्ट करना और वो वहाँ पे रिलीज़ कर देना। अब आजकल एक बहुत कॉमन है, पहले हम खा के वेट इंक्रीज़ करते हैं, फिर हम कहते हैं जी अब वेट रिडक्शन की तरफ जाना है, हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे या हम नेट से देख के ख़ुद कोई फार्मूला अडॉप्ट करके अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें हम वो फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम ज़्यादा देर नहीं खाएंगे, ठीक है जी, तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जो गया था वो वहीं पड़ा हुआ है। जब फूड नहीं गई, वो कंट्रैक्ट नहीं कर रहा तो बाइल नहीं, अब वो खड़ा हुआ बाइल जो वहाँ पे है वो और कंसंट्रेट होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा और फिर एक वक्त आता है कि उसमें वो क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की और फिर स्टोन। तो ये जो हम विशियस साइकिल होता है, जो वेट लॉस हम के लिए हम अटेम्प्ट्स करते हैं फास्टिंग की और कम खाना या सिलेक्टिव डाइट लेना या फ़ैट बिल्कुल ख़त्म कर देना, उससे भी इंसिडेंस इंक्रीज़ होता है। तो ये एक मैसेज भी है लोगों के लिए कि जब भी ये कोई डाइटरी प्लान अडॉप्ट कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना, ठीक है। बयाना रवि जो हमारा रिलीजन सिखाता है, रैपिड वेट लॉस की स्ट्रेटजीज जो हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स फॉर्मेशन को प्रमोट करती हैं। इसके अलावा फ़ीमेल का मैंने आपको पहले बता दिया, फिर एक्सरसाइज का बहुत एलिमेंट है। फिर इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है ये, क्योंकि जो फ़ीमेल में हार्मोन्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन। उसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसे हम जानते हैं, बाज़ दफ़ा जैसा कंट्रासेप्टिव मेडिसिन्स हैं उनका
आउट ऑफ वे विदाउट कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट उसका यूज़, या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़, वो भी गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोट कर सकती हैं। और कुछ अननोन काजेज़ हैं, उनका अभी तक साइंस ने उसको दरियाफ्त नहीं किया। तो बुनियादी तौर पे मैसेज यही है कि आप मियाना रवि जो है ना जी, वेट बढ़ने ही ना दें, सबसे ज़्यादा ही है, वेट ना बढ़े, बढ़ेगा, डाइटरी हैबिट्स हेल्दी रखें, बैलेंस्ड डाइट हो, लाइफस्टाइल में आपका एक्सरसाइज का एलिमेंट ज़रूर हो, और आउट ऑफ वे जाके कोई आप रिजीम्स या ये वेट लॉस स्ट्रेटजीज इनके प्रोग्राम्स में ना जाएं, तो फिर इसका इंसिडेंस कम हो सकता है। अच्छा सर, अभी तक की गुफ्तगू में हमने इसकी अलामात भी देख ली, ये बनते किस तरह वो भी देख लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि गॉल स्टोन बन गए हैं, तो इसकी कोई जड़ी बूटियाँ या कोई देसी तरीका इलाज है कि जिससे ये रेज़ा रेज़ा होकर और ये निकल जाए आंतों के थ्रू? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, जिस्म में बुनियादी तौर पर दो जगह पे बहुत कॉमन पथरियाँ बनती हैं, ठीक है। एक है गुर्दे में या पेशाब से रिलेटेड नाली और मसाने में, ये एक तो ये यूरिनरी सिस्टम है, दूसरा गॉल ब्लैडर में है। ये कॉमन प्लेसेस हैं जहाँ पे स्टोन्स बनते हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर किडनी स्टोन है या उसकी अगली नाली यूरेटर में स्टोन है, वो छोटे साइज़ का है, तो वो अगर पास हो जाएगा तो वो ब्लैडर में आएगा और वो पास आउट हो जाएगा, पेशाब के रास्ते निकल जाएगा। तो ये इसको लोग रिलेट करते हैं गॉल ब्लैडर के साथ भी कि जी वहाँ पथरी तो निकालने के लिए हम कहते हैं कि चलो जी छोटी है तो निकल जाएगी, तो यहाँ पे वो क्यों नहीं निकल सकती। तो इसके लिए मैसेज ये है कि आप अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो शुक्र करें कि वो वहाँ से आगे नहीं निकला, क्योंकि जो ही आपने फरमाया कि आगे चल के तो वो नालियाँ बंद कर देगा, हाँ, और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। जो ही वो वहाँ से बाहर निकलेगा तो जिगर से आने वाली नाली, जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, उसमें जाके अगर वो फंस गया तो फिर ये जो सिंपल डिजीज़ है एक जिसका बहुत आसान इलाज है, वो एक पेचीदा इलाज बन जाता है और एक एमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, और इलाज में फिर ऑपरेशन से पहले एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, ERCP करके वो स्टोन निकालें, और इलाज जो है वो एक दिन की हॉस्पिटलाइजेशन की बजाय वो एक हफ्ते का हॉस्पिटल का स्टे दरकार होता है। तो इसलिए पित्ते की एक तो ये कि पथरी को वहाँ से आगे निकालने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, और लकीली कोई ऐसा इलाज अभी है भी नहीं कि हम कहें कि जी वहाँ से पथरी जो है वो खुद ही चल के बाहर आएगी और होकर वो निकल जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हर्बल में या अदर जो हैं मोडालिटीज़ जो थेरेपी की हैं, उनमें तो बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ बाइल सॉल्ट्स की मेडिकेशंस होती हैं, उन पेशेंट्स में सजेस्ट की जा सकती हैं जिनमें प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हों और वो फिट फॉर सर्जरी ना हो या वो विलिंग फॉर सर्जरी ना हो, तो उसमें इसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन उसका कोई प्रूवन बेनिफिट अभी तक बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है, एफिकेसी उसकी जो है अभी डिबेटेबल है। तो इसका वाहिद इलाज ऑपरेशन ही है और इसके अलावा कोई अटेम्प्ट भी नहीं करनी चाहिए। जी नाज़रीन, डॉक्टर उस्मान ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है कि ये जो हमारे सोसाइटी में एक अखबारों में इसमें आता रहता है कि जी दवाइयाँ खाकर, तो आप देसी दवाइयाँ खाकर पित्ते की पथरी को ख़ारिज कर सकते हैं बगैर ऑपरेशन को, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसका वाहिद इलाज ऑपरेशन है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक वक्फे का, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बैक नाज़रीन, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू डॉक्टर उस्मान कुरैशी साहब से हो रही है। सर, अब हमने सारा डिस्कस कर लिया, गॉल स्टोन्स, पित्ते की पथरी बनती किस तरह है, उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ये आम दवाइयों से इसको निकालना मुश्किल होता है। अब हम सर्जरी के ऊपर आ जाते हैं कि पित्ते का जो ऑपरेशन होता है उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। पेशेंट कितनी देर का ऑपरेशन होता है, पेशेंट कितने दिनों के बाद घर वापस जा सकता है, और वापस आने के बाद क्या वो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको गुजार सकता है या उसको कोई खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इस पर हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाइएगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टुडेज़ प्रोग्राम सर। जी बिल्कुल, आप दोस्त कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है जब मरीज़ अपनी तशख़ीस के साथ आता है। तो ये सारे सवाल जो आपने भी पूछे हैं ये लोग भी पूछते हैं।
तो मेरा ख्याल है सच टीवी के तो से ये ज़रूरी है कि हम ये चीज़ क्लियर कर दें। देखें, ये तो आपको अब तक बता दिया मैंने कि इलाज जो है वो ऑपरेशन ही है। कब करना चाहिए? पुराना जो था एक ट्रेंड वो ये होता था कि जब सिम्टम दे तो फिर आप ऑपरेशन कर लें, लेकिन जब रिसर्च में ये देखा गया कि साइलेंट गॉल स्टोन्स या जो सिम्टम नहीं देते वो जब बाज़ औक़ात अचानक सिम्टम देते हैं तो पहला सिम्टम ही कॉम्प्लिकेशन के साथ होता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ब्लॉकेज हो गई या पेनक्रेटाइटिस हो गया या गैंग्रीन हो गई, जॉन्डिस हो गया। और यहाँ ये भी बताता जाऊँ कि शुगर के मरीज़ों में कॉम्प्लिकेशन का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको अगर बाज़ औक़ात पहला सिम्टम हल्का सा पेन या हाजमा ख़राबी नहीं होगी, वो पहला सिम्टम ही ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए अब कहते हैं कि अगर आपकी तशख़ीस हो गई, आपने रूटीन का कोई अल्ट्रासाउंड कराया, आपको पता चला जी आपके पित्ते में पत्थरी है, तो फिर आप वेट ना करें कि जी जब ये तकलीफ़ देगी तो मैं निकलवा लूँगा। आप उसको निकलवाने की तरफ जाएँ, ऑपरेशन के बारे में सोचें। इलाज ऑपरेशन ही है। दो ही तरीके हैं दुनिया में ऑपरेशन के। एक पुराना तरीका जिसको ओपन कोलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं या बड़े कट से जिसको ऑपरेशन बोलते हैं। वो बड़ा कट भी पहले बहुत बड़ा होता था, लेकिन आजकल कितने इंचेस का होता है? आजकल वो इंस्ट्रूमेंट्स की बेहतर हो गए और टेक्निक बेहतर हो गई, उससे डिफरेंट सर्जन की प्रेफरेंस भी होती है। नॉर्मली 3 इंच 4 इंच के अंदर वो ऑपरेशन हो जाता है। 3 से 4 इंच का पेट में लगाना पेट के ये ओपन सर्जरी की ये ओपन सर्जरी में इस तरह से करते हैं और करके इसमें पूरा पित्ता निकाला जाता है, स्टोन नहीं निकाले जाते। ये भी एक बहुत पूछा जाने वाला सवाल है कि जी आप पूरा पित्ता निकाल देंगे, सिर्फ पत्थर क्यों नहीं निकालते? तो गॉल ब्लैडर में हमने पूरा गॉल ब्लैडर निकालना होता है, किडनी में आपने स्टोन निकालने होते हैं। अच्छा, ये उल्टा होता है? हाँ, तो ये आवाम को पता होना चाहिए। इलाज जो है, एक तो ये ओपन कोलिसिस्टेक्टमी है जिसको लोग बड़े कट का ऑपरेशन भी कहते हैं, और एक होता है जिसको आम लोग जो हैं वो कहते हैं, आके सब लोग कहते हैं जी लेज़र वाला ऑपरेशन कराना है। तो यहाँ ये भी करेक्ट करता चलूँ कि जी लेज़र तो से पित्ते का ऑपरेशन नहीं होता, हमारे यहाँ वो लेप्रोस्कोप लफ्ज़ को लेज़र का ऑपरेशन कहते हैं। कैमरा कह लें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम मेरे पास जितने मरीज़ आते हैं वो आके पहला सवाल करते हैं जी लेज़र वाला ऑपरेशन कहते हैं, तो मैं कहता हूँ यार वो तो अभी दुनिया में ईजाद नहीं हुआ, तो आप कैमरे वाले ऑपरेशन का कह रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं जी कैमरे का ऑपरेशन होगा। तो वो कैमरे का ऑपरेशन जो होता है उसमें हम 4 कट लगाते हैं, बाज़ औक़ात 3 के साथ भी किया जाता है। और ये छोटे छोटे कट, और ये छोटे 3 इंच वाला तो नहीं ना होता? नहीं, ये 1 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है। बाज़ जगह 2 पोर्ट्स जो होते हैं वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक होते हैं, 2 हाफ सेंटीमीटर पे होते हैं। तो वो हम 4 कट लगाते हैं, उसमें से कैमरा भी एक से डालते हैं, 2 या 3 से औजार डालते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, और फिर हम ये गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर देते हैं, और पूरा का पूरा पित्ता जो है वो एक सुराख से हम बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि जो सुराख आपने किए हैं सर, हाँ, उसमें उसकी वो जो ट्यूब सी होती है उसके सिरे के ऊपर कैमरा होता है जो LCD पे नज़र आ रहा होता है सारा? हाँ, वो जो गॉल ब्लैडर के सारा वो अंदर के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होते हैं, गॉल ब्लैडर निकाल के क्लिप्स लगा के पूरा निकाल के, तो वहाँ पे फिर हम बाद में स्किन के ऊपर एक एक स्टिच लगता है, कोई लंबे, सिर्फ एक टांका? हाँ, हर कट के ऊपर एक स्टिच लगता है, ठीक है जी। वो लगा के तो हम निकाल देते हैं, और ये जदीद तरीका है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर जो है इसके लिए गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है दुनिया सारी में। और गुज़श्ता 10-15 साल में इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हुई है, नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, और अब पाकिस्तान में अब ये बहुत कॉमन है, हर हॉस्पिटल में इसकी फैसिलिटी, और हम बहुत कॉमनली ये कर रहे हैं। जैसे मैं बताया आज हमारे हॉस्पिटल में 6 सर्जरीज हुई हैं। तो सर ये एवरेज कितने टाइम में हो जाता है? मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ऑपरेशन होता है? नहीं, ये 15 से 20 मिनट, हाफ एन आवर के अंदर सर्जरी ख़त्म हो जाती है, बस इतना ही टाइम लगता है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है जी। तो अब एक तो ये क्लियर हो गया कि सर्जरी की 2 ऑप्शंस हैं, एक ओपन है। हाँ, कुछ पेशेंट्स में बाज़ औक़ात जिनकी पहले कोई पेट की सर्जरीज हुई हों, कोई और कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड हो, उसमें हम खुद रिकमेंड करते हैं आपके लिए जी कैमरे वाला ऑपरेशन सूटेबल नहीं है, आपके लिए हम ओपन करेंगे, लेकिन ज़्यादातर अब कैमरे से ही किए जाते हैं। बहुत माइनर सा इंसिडेंस होता है कि जब हम कैमरा डाल के सर्जरी में अंदर देखें और अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो या ड्यूरिंग सर्जरी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो फिर हमने कंसेंट होता है हमारे पास कि हम ऊपर वाले कट को बड़ा करके तो उसको ओपन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका इंसिडेंस बहुत 2-3% से ज़्यादा नहीं होता। यानी कि मुख्तसर से ऑपरेशन है, 15-20 मिनट से लेकर मैक्सिमम आधे घंटे तक कंप्लीट हो जाता है। हाँ, और सर ये पेशेंट उसी दिन घर चला जाता है, क्या होता है सीन? हाँ, देखें दुनिया में बाज़ सेंटर्स के अंदर डे केयर सर्जरी का कंसेप्ट है,
डिपेंडिंग ऑन कि वो सुबह के वक्त अगर ऑपरेशन हो रहा है तो शाम को मरीज़ चला जाता है, और वहाँ का हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना सपोर्ट करता हो कि मरीज़ को अगर घर जाके कोई प्रॉब्लम हो तो उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर हो, और हॉस्पिटल वाले उनके पास भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर या सिस्टम या उसकी हॉस्पिटल तक रसाई इतनी आसान हो कि कोई प्रॉब्लम के होने में वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हमारा जो सिस्टम है इसमें डेफिनेटली फार एरिया से पेशेंट अगर आ रहा है तो हम उसको डे केयर पे नहीं भेजते, हम नेक्स्ट डे डिस्चार्ज करते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। 1 नाइट स्टे होता है हमारे यहाँ ज़्यादातर मरीज़ों का, और हम ऑपरेशन के बाद उनको भेज देते हैं। नेक्स्ट जो आपने उसी आपके शुरू के सवाल का हिस्सा था कि जी ऑपरेशन के बाद क्या होता है, ये भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, और इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स भी हैं, लोगों ने अफवाहें भी बना ली हुई हैं, स्टोरीज़ भी बहुत इसके ऊपर चलती रहती हैं कि जी फ़लाँ का ऑपरेशन हुआ और अब तो वो इस हालत में है। लेकिन यहाँ आपको ये बताता जो पहले आप, इसलिए मैंने शुरू में फ़ंक्शन बताया था कि गॉल ब्लैडर का फ़ंक्शन क्या है। इट्स जस्ट अ स्टोरेज टैंक। ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ फालतू नहीं बनाई, पैदा नहीं की, लेकिन ये कि ये इट्स अ स्टोरेज टैंक। इसका काम ये है कि जिगर से जो बाइल आ रहा है उसको स्टोर करे, और ज़रूरत के वक्त फिर वो सिग्नल जाते हैं आपकी छोटी आंत से, और जब फैट आती है तो यहाँ ये कंट्रैक्ट करता है, ये बाइल को स्टोर बाइल को निकालता है। जब हम इसको निकाल देते हैं तो बाइल तो ऊपर से आ रहा है ना जिगर से, बिल्कुल बाइल का हमने रास्ता तो बंद नहीं किया, प्रोडक्शन स्पॉट उसका जो जिगर है वो भी उधर ही है, तो बाइल फिर स्टोर होने की बजाय कॉन्टीन्यूसली आता रहता है, थोड़ा थोड़ा सा बनता है। वो ऐसे नहीं होता कि कोई बहुत लीटर्स के अंदर आ रहा हो, एकदम आ जाए, वो अपनी ख़ास मकदार में आ रहा होता है। फ़ैट हम खाते हैं तो वो साथ ही बाइल के साथ मिक्स होकर उसकी एब्जॉर्प्शन होती रहती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो इसके निकालने से हाजमे पे और लाइफस्टाइल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं, यानी कि वो अपने रोज़मर्रा के काम का उसने अगर जॉब करनी है या कारोबार करना है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल ठीक रहता है। बहुत कम पेशेंट्स में ये होता है कि शुरू के 2-3 हफ्ते क्योंकि एक बॉडी में मॉडिफिकेशन आई है, एक स्ट्रक्चर हमने निकाला है, उसको रीएडजस्ट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, तो बॉडी रीएडजस्ट कर जाती है विद डायरेक्ट फ्लो ऑफ बॉइल, स्टोरेज की बजाय डायरेक्ट जिगर से आ रहा है नीचे, तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कुछ पेशेंट्स में, नॉट ऑल पेशेंट्स। तो वो हम मरीज़ को पहले बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद आप जाके थोड़ा सा अपनी डाइट को कंट्रोल रखें, एक वक्त में बहुत ज़्यादा मकदार में फैटी डाइट ना लें, और हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ वो इजीली एडजस्टेबल होता है। ज़रूरत पड़ने पे कुछ हम हाजमे वगैरह के लिए अद्वियात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर हम ये निकाल देते हैं तो ये मिथ ख़त्म कर देनी चाहिए कि कुछ हो जाएगा। बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई सर कोलिसिस्टेक्टमी के ऊपर, ये जो पित्ते का ऑपरेशन है। आखिर में मैं सर चाहूँगा कि आप पब्लिक को डायरेक्ट एक मैसेज दें कि जो पित्ते की पथरी है इसके ऊपर एक मुख्तसर सा मैसेज कि क्या करना चाहिए लोगों को। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक होम मैसेज है उसमें पहली बात तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि हमने प्रिवेंशन की तरफ जाना है, क्योर की बात हम बाद में करेंगे। तो प्रिवेंशन में यह है कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, डाइट कंट्रोल रखें, और बैलेंस डाइट और हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ आप इसका इंसिडेंस कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सिम्टम हो तो उसके ट्रीटमेंट में के लिए आप जो रिलेटेड डॉक्टर जिस स्पेशलिटी का है उसके पास जाएं। अगर आपको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाए कि आपके पित्ते में पथरी है तो फिर इस पे ये डिले ना करें कि जी हम जब बहुत सिम्टम होंगे फिर देख लेंगे, या हम पहले ये अद्वियात ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। खुदा ना खास्ता आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं। तो जो ही तशखीस हो जाए फ़ौरन इलाज की तरफ जाएं, और जो माहिर डॉक्टर हैं, सर्जन्स हैं, ये सर्जन्स की स्पेशलिटी है, उनके पास जाएं। और पित्ते के ऑपरेशन से बिल्कुल मत डरें, इसको निकाल लेने में कोई लाइफस्टाइल पे फ़र्क नहीं पड़ता, और यही जितनी बीमारियां हैं उसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, मुफीद मालूमात डॉक्टर उस्मान कुरैशी ने आपके साथ शेयर की पित्ते की पथरी के मतलब। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। डॉक्टर आमिर महमूद को आज तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तो देखते रहिएगा प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सिर्फ सच न्यूज़ पर। अल्लाह हाफ़िज़।